Nilav, can you hear me? Sir, there is an issue in my mic. Just give me a minute. Sorry, you can't hear me. No, sir, there is an issue in my mic. Just give me a minute. I'm fixing Okay, it. okay. Rakesh Sharma, Yes, sir. Present. Priyanka Das, Yes, sir. Junali Datta, Yes, sir. Adrijay Pal. Yes, sir. Okay, very good. मैंने होमवर्क दिया था ना कल कुछ सम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस. Yes, today we will see question number 6. This is on accommodation bill. Accommodation सर bill. सर Okay. 5 में डाउट है. 5 में डाउट है, बोलो. सर यहाँ पे जो रिबेट आएगा तो ये 2 मंथ्स पे आएगा या फिर 3 मंथ्स पे कैलकुलेट होगा? कितना पीरियड बचा है, कितना पीरियड टॉलरेट कर रहा है, उतना पीरियड का आएगा. एग्जाम्पल इसमें वही एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, ये 3 मंथ्स का बिल है ना. यस सर. जनवरी फर्स्ट होने से फरवरी मार्च 2 महीने हो गया. यस और नो. यस सर. 1 महीना बचा है और ड्यू डेट से 1 महीना मतलब ड्यू डेट तक और 1 महीना बचा है, तो 1 महीना लेना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. समझ गया. रिबेट जो है वो 1 महीने पहले मैं अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा हूं. समझ गया. ड्यू डेट है एक्चुअली कब है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में है. वो ड्रॉई आके मुझे बोल रहा है 1 महीने पहले पेमेंट एक्सेप्ट करो, तो मैं 1 महीने का पीरियड को टॉलरेट करना पड़ेगा, तो 1 महीने का रिबेट होगा. समझ गया. यस सर. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6. रीड तनुजा, रीड द क्वेश्चन. उसको बंद कर. फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन बोल रहा है. समझ गया. बिटवीन एक्स एंड वाई. हु इज ड्रॉइंग द बिल? एक्स इज ड्रॉइंग द बिल. एक्स ड्रॉयर है, वाई ड्रॉई है. नेक्स्ट, बिल अमाउंट कितना है? ₹6,000 फॉर 3 मंथ्स. बिल टेन्यूर है 3 मंथ्स. बिल कब ड्रॉ कर रहा है? 1st of April 2021. Tell me the due date. Tell me the due date. Sorry, add 3 here. 1st of July होगा. 4 5 6 7 होगा ना. 1st of July होगा. 3 days ग्रेस ऐड करने से 4th of July होगा. तो ड्यू डेट इज 4th of July. Simple, add 3 to the months column, you will get 1st of July. Then add 3 days to the days column, you will get 4th of July. 4th of July is the due date. Yes? Understanding? Bill drawn when? 1st of April. Yes? What is the date of drawing the bill? 1st of April. Tenure of the bill is 3 months. So ideally due date should be 1st of July. But after adding 3 days grace, it will be 4th of July. These are all the inputs given in the sum. Yes or no? Yes, this is the raw data. Okay, next. हाँ हाँ, वही एक्सेप्ट करेगा, बिल को एक्स को दे देगा. Yes or no? हाँ. What he has done immediately? डिस्काउंट कर रहा है. क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि म्यूचुअल एकोमोडेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है.
म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए ही बिल ड्रॉ कर रहा है, समझ गए? दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन और काइट बिल. We have discussed yesterday kite accommodation, or you can also call it as kite bill. Understood? Kite bill. K-I-T. K-I-T. Kite bill. Next. Oh, bank discount किस बैंक इंटरेस्ट कितना है? 6% है. Can you tell me the discount amount? Bill discounted on 1st of April itself. Yes or no? Because he in the question में mention किया clearly. Bill was discounted immediately. Immediately in the sense you have to assume the date of drawing itself. Yes, date of drawing is 1st of April. So he is discounting the bill immediately. So on the same date. Now can someone tell me the discount amount? Discount amount, total discount 90. कैसे आया था? 6,000 into 12 नहीं है ना, 6/100 into remaining period left कितना है? 3 months. 3 months ना, 3/12. इधर देखो, 6,000 into 6% into 3/12. Yes, 6 2s are 100. 30 into 3, 90 rupees. 90 rupees is the total discount. Yes or no? 90 rupees is the total discount. This 90 rupees is income to whom? Expense to whom? Expense to X. Very good. Income to whom? हाँ, बैंक को होगा. वेरी गुड. गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. बैंक को होगा, बिकॉज बैंक में डिस्काउंट कर रहे हैं ना. डिस्काउंट किसको आएगा? इनकम बैंक को होगा, वही को नहीं. समझ गया? अप्लॉज मैंने सुना नहीं है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मैंने बोला. हाँ, वेरी गुड. नेक्स्ट. टोटल डिस्काउंट 90 है. हाँ, नेक्स्ट आगे पढ़ो. टू इज टू 1. सो 6,000 जो बिल है 2:1 में बांटो. X:Y. 2:1. X कितना लेगा, Y कितना लेगा? 6,000 में मुझे अमाउंट बताओ. कितना? 4,000 2,000. कैसे सर? 6,000 डिवाइडेड बाई 2 + 1. 6,000 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3. ठीक है. पर पार्ट कितना होगा? 2,000 होगा. पर पार्ट 2,000. सो इधर 2 पार्ट्स है, 4,000 होगा, इधर 2,000 होगा. ठीक है. डिस्काउंट 2:1 में बांटो. टोटल डिस्काउंट कितना है? 90 रुपीज टोटल डिस्काउंट. यस और नो? X कितना बेयर करेगा डिस्काउंट, Y कितना बेयर करेगा डिस्काउंट? बोलो. 60/30. वेरी गुड. 60/30. क्लियर? क्लियर. सो 4,000 में 60 रुपीज डिस्काउंट में जाएगा. नेट वो कितना एंजॉय करेगा? 3,940 एंजॉय करेगा. X. समझ गया? X का शेयर है 4,000, उसमें से 60 रुपीज डिस्काउंट है. हाँ, वो नेट कितना एंजॉय करेगा? अमाउंट 3,940. सिमिलरली वो कितना एंजॉय करेगा? बोलो. 2,000 माइनस 30 रुपीज 1,970. सॉरी, 1,970 ना. अंडरस्टूड? Y का टोटल शेयर 2,000 है, Y का टोटल डिस्काउंट 30 रुपीज है, तो नेट वो 1970 एंजॉय करेगा. एंजॉय मतलब मैं बोल रहा हूँ यूज करेगा.
यूज करेगा. ठीक है, दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ द सम. अंडरस्टूड? हाँ, नो क्या बोल रहे, बोलो आगे. डेट ऑफ मेच्योरिटी, डेट ऑफ मेच्योरिटी कब है? 4th ऑफ जुलाई. 4th ऑफ जुलाई में बैंक आके किससे पूछेगा पैसा? वाई से पूछेगा. यस और नो? बिकॉज वाई इज द ड्रॉई. तो वाई कितना पेमेंट करना है बैंक को? टोटल कितना है? 6000. लेकिन वाई ने शेयर कितना किया? 2000. बाकी 4000 एक्स वाई को देना पड़ेगा. यस और नो? एक्स वाई को 4000 देना पड़ेगा, तभी ये इसका जेब से 2000 लेके वो जो 4000 दिया टोटल 6000 बैंक को पे करेगा. अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? हाँ, दिस इज द होल सम व्हाट दे आर आस्किंग अस टू डू. X and Y. Books of X, books of Y. Books of X, books of Y. Journal, journal फॉर्मेट ड्राफ्ट करो जल्दी. फॉर्मेट ड्राफ्ट करो जल्दी. डेट पर्टिकुलर्स, ये जर्नल है इसलिए लेजर फोलियो. डेबिट रुपीस, डेबिट अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस. कैलकुलेटर सब लोग खरीदना पड़ेगा. ठीक है, अगर क्लास में प्रैक्टिस करेगा तभी एग्जाम में आसान हो जाएगा. ठीक है, बाय अ गुड कैलकुलेटर, ट्रस्ट मी. Any investment on studies or books, okay, you can expect twice the return. Understanding? Okay, don't feel it as an expenditure. Okay, treat it as an investment. Okay, buy a good calculator, Casio. Example, Casio. Okay, try to practice it in the classroom, at home also. Then only your, what do you say? It should not be a scientific calculator. Huh? It should be a normal calculator. Casio is very good. This calculator is good. Give me this calculator. This calculator is good. Okay? This Casio calculator is good. You can use this. This is comfortable also for your fingers. Okay? Don't use that calculator. I don't want to see tomorrow in that. I mean, tomorrow in my class, I don't want to see that calculator. Huh? Get some big calculator. Okay? Next, date particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees. Now, what is the first transaction? बिल ड्रॉ किया था. ठीक है, कौन ड्रॉ किया? एक्स ड्रॉ किया. तो एक्स बुक्स में ये बिल्स रिसीवेबल होगा. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट. नरेशन लिखो. accommodation bill drawn and accepted and acceptance received. Bills receivable account debit to Y account. This is on 1st of April. What is the date? 2021. इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर में चेंज करो. नहीं है तो क्वेश्चन में चेंज करो. 2021 है वो, नहीं है तो इधर 2022 ले लो, क्वेश्चन में चेंज करो 2022. ठीक है, सेम बुक्स ऑफ वाई में जाओ, इसको बिल्स रिसीवेबल होने से इसको बिल्स पेएबल होगा. एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. $6,000 है ये.
Same here also 6,000. Bills receivable account debit here. Bills receivable is an asset, so I am debiting bills receivable. Here bills payable is a liability, so I am crediting bills liability. I need to receive, I need to pay this benefit to Y. So that's why I am crediting Y account. Understanding? There is no credit sale entry before this. So that's why I need to give some benefit to Y in the future. So that's why I am crediting here. Here Y needs to receive some benefit for the bill drawn. That's why I am debiting Y. I am debiting X, sorry. Understanding? Entry. Logical है entry. ठीक है? Next. बिल डिस्काउंट कर रहा है. कौन डिस्काउंट कर रहा है? Who is discounting the bill? X. X बुक्स में देखो. बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल को दे देना पड़ेगा ना बैंक को, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. क्रेडिट टोटल 6,000 होगा. डिस्काउंट 90 रुपीज है. इसको पैसा कितना आएगा? 5,910 रुपीज आएगा. समझ गया? दिस इज द एंट्री. बीइंग बिल डिस्काउंटेड. नरेशन लिखो. मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख दीजिए. ठीक है, आप लोग लिख दीजिए. बिल डिस्काउंटिंग सेम डेट 1st of April 2022. इधर भी डेट लिखना है. मैंने लिखा नहीं, लेकिन लिख दीजिए. बिल डिस्काउंटिंग का वाई बुक्स में कुछ एंट्री नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट कर रहा है एक्स. वाई हैज नथिंग टू डू विद दिस डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन. अंडरस्टैंडिंग? वाई हैज नथिंग टू डू विद दिस discounting transaction because X is going to the bank and he is discounting the bill. Clear? Now what is the third transaction? No, 30 rupees. Yes, we will. This you have debited total 90 rupees. So if there is no further transactions, this total 90 rupees goes to P&L account. Yes or no? As an expense. But I am going to credit this discount account to the extent of how much? 30 rupees. 30 rupees. Why? Why has to bear this 30 rupees, na? I'll pass this entry for this 30 rupees, okay? I'll explain that difference, okay? Now what is the third entry? Y account debit to bank account to discount account. Y का शेयर कितना है टोटल? 2000 है. समझ गया? उसमें डिस्काउंट शेयर कितना है? 30 रुपीज. समझ गया? डिस्काउंट शेयर कितना है? 30 रुपीज. नेट बैलेंस, नेट कितना जाएगा? 1970. देखो एंट्री देखो. समझ गया? दिस वन. नाउ हियर वाई बुक्स में एंट्री देखो. एक्स अकाउंट क्रेडिट टू एक्स अकाउंट होगा 2000. डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, because he is receiving the cash. I mean bank balance, his bank balance increases. Bank account debit, discount account debit, discount account 30 rupees, bank account 1970, 2000 to X account. Now see here. Here in this entry 90 rupees I have debited discount account.
Yes or no? Look here. 90 rupees I have discount, I mean I have debited discount account. Yes. Credited how much? 30. Net balance how much? How much? Net balance how much? 60. 60 debit or credit? 60 डेबिट है. बैलेंस कितना है? इधर डेबिट 90 है, क्रेडिट 30 है. नेट बैलेंस इज डेबिट 60. डेबिट है इसलिए एक्सपेंस है, P&L में जाएगा 60 बिकॉज हिज एक्चुअल एक्सपेंस बुक कितना बुक करना है? 60. समझ गया? ये कितना डेबिट कर रहे हैं? 30. ये डिस्काउंट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, P&L में जाएगा 30 रुपीज. समझ गया? दैट्स वाई हियर क्रेडिट किया था, इधर डेबिट की, इधर डेबिट और क्रेडिट किया है. समझ गया? उसको एक्चुअल पैसा कितना दे रहे हैं? 1970 ही दे रहा है, तो इसलिए मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. अंडरस्टूड? हियर इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट. अंडरस्टूड? हाँ. नाउ लास्ट एंट्री. व्हाट इज द लास्ट एंट्री? ड्यू डेट आ गया. ड्यू डेट में कौन पेमेंट करेगा? वाई पेमेंट करेगा. पहले वाई बुक्स में लिख दो. वाई बुक्स में बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई. ठीक है? वाई बुक्स में व्हाट इज द ड्यू डेट? 4th of जुलाई 2022. अभी वही क्या है? पेमेंट करना है बैंक को, लेकिन उसको पेमेंट करने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए पहले बुक एक्स बुक्स में लिख दो ये देना पड़ेगा पैसा. कितना? 4000 देना पड़ेगा. ऐसा ना? 4000 का एंट्री लगा दो टू बैंक अकाउंट बिकॉज माई बैंक बैलेंस इज रिड्यूसिंग. इन द बुक्स ऑफ एक्स आई एम टॉकिंग. 4000 हियर वाई अकाउंट डेबिट 4000. अंडरस्टूड? 4000 कैसे आया था? 6000 इंटू 2/3. 2/3. 3 क्या था? 2 + 1. इसका पोर्शन है 2. X is sharing 2 parts, Y is sharing 1 part. Ratio is 2:1 na? That's why. Understood? Now he is going to pay the amount. Yes or no? पहले इसका जो अमाउंट आएगा उसका लिख देना. बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू एक्स अकाउंट. वेरी गुड. ये पैसा पेमेंट कर रहा है, वो पैसा ले रहा है. अंडरस्टूड? 4000. अभी ये पैसा लेने के बाद वो पेमेंट करेगा. कितना बैंक को पेमेंट करेगा ना? यस और नो? तो इसके पास बिल है, बिल्स पेएबल बोल के. समझ गया? वो बिल डेबिट होगा क्योंकि बिल पेएबल इज ए क्रेडिट बैलेंस ना. हाँ, अर्लियर बिल है ना. इधर देखो, you have this bills payable account credit here. This is having credit balance. On the due date, I am repeating, on the due date, bill has no value. Yes or no? So this bill on 4th of July has no value. It is worthless. So you have to make it 0. This is having credit balance. So to make it 0, you have to debit it. Understanding? Credit balance is 6000. To make it 0, I am debiting. Understanding? So this is that bills payable account debit how much? 6000 to bank account because I am paying to the bank. My bank balance reduces 6000. Narration लिखो. Bill honored on the due date, or you can write bill honored by payment. Narration is just a short form. You can write on your own. क्वेश्चन में आंसर में जो है वही लिखना है, ऐसे रूल नहीं है. ठीक है? नरेशन इज जस्ट ए समरी.
अभी इधर देखो, बुक्स ऑफ एक्स देखो, मैंने पहले वाई अकाउंट को क्रेडिट कितना किया था 6000, इधर डेबिट कितना किया है 2000, नेट क्रेडिट कितना है 4000, 6 माइनस 2, नेट क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट 4000 नेट है, इधर मैंने डेबिट 4000 किया है, वाई अकाउंट 0 हो गया, समझ गया? सो सिमिलरली एवरी जर्नल अकाउंट हैज बिकम 0, हैज टू बिकम 0. ये अकाउंट कहा जाएगा P&L में जाएगा वाया क्लोजिंग एंट्री, समझ गया? डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट ना, डिस्काउंट ऑल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस, direct expenses, indirect expenses, everything, they are these accounts are nominal accounts, they are closed by a closing entry and they are transferred to P&L account. Understanding? Do you know the closing entry? Did I tell you in the earlier class or no? मैंने ओपनिंग एंट्री बताया, शायद क्लोजिंग एंट्री नहीं बताया था ना. क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री. What are closing entries? What are opening entries? All the nominal accounts, all nominal accounts are transferred to trading and P&L account. लिख देना नोट्स में, via closing entry, वाया क्लोजिंग एंट्री. मैं एग्जाम्पल दे देता हूं. एग्जाम्पल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आएगा? स्टार्टिंग विथ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या परचेज रिटर्न्स आल्सो यू हैव. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस और नो? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, आई एम कॉलिंग इट एज नेट परचेजेस. ओके, हाँ. परचेजेस अकाउंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट है क्रेडिट? डेबिट होगा. तो परचेज अकाउंट कैंसिल करने के लिए, परचेज अकाउंट 0 करने के लिए मैं क्रेडिट करना पड़ेगा, समझ गया? टू परचेजेस अकाउंट, नेट परचेजेस मैं लिख रहा हूं, ठीक है? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऑल द एक्सपेंसेस you see in the trading account. Example, wages, yes, factory expenses, all these. Okay, direct expenses. So these purchases and direct expenses normally are debit in nature, yes. So to make it 0, I am crediting it, I am debiting trading account. This is one closing entry. Understanding? What is this? This is one closing entry. Similarly, sales account कौन सा बैलेंस होगा? सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट होगा. सेल्स 0 करने के लिए मैं डेबिट कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज वन क्लोजिंग एंट्री. अंडरस्टैंडिंग? all trading and P&L items. Indirectly I'm repeating once again, all nominal accounts, they are not carried forward to the next year, yes or no? Yes or no? Nominal accounts are trading P&L accounts, yes or no? They are not carried forward to the next year. What they are done, they are closed and transferred to the P&L account to calculate gross profit or net profit. Understanding? That's why these are called closing entries. These nominal accounts are closed via closing entry. Closed and they are transferred to trading account or P&L account respectively. Understanding? Similarly, tell me the entry for indirect expenses, I mean P&L account. P&L account debit to indirect expenses. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारा है, क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल, टू सैलरीज,
2 depreciation, 2 rent, 2 insurance, 2 taxes, sorry, 2 repairs, 2 expenses, any sort of indirect expense. So all these expenses are, they are basically expenses debit in nature. To make it zero, I am crediting, I am debiting P&L account. This is one of the closing entry again for P&L. Similarly, indirect income, sales is a direct income, huh? Indirect income account debit to P&L account. This is one closing entry. Understanding? These are all closing entries. All nominal accounts are transferred to trading and P&L account via closing entries. Okay? आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें यू विल रिसीव क्या था, पैटर्न मैंने दिखाया था कि नहीं, पैटर्न मैंने दिखाया था कि नहीं, पैटर्न मैंने दिखाया था कि नहीं, अरे ये पैटर्न मैंने बताया था ना एक पहले क्लास में. Your exam pattern will be in this way. You will get total for 128 marks, including choice. This is the first compulsory question, 2 marks. आपको 15 questions आएगा, carrying each 2 marks. समझ गया? ये section में generally you will receive choose the correct answers. Okay? 4 options देगा आपको, एक correct option select करना है. इसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स आएगा, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट से जनरली वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करके 2 मार्क्स में देगा. ठीक है? सो दिस इज कंपल्सरी, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, बिकॉज देर इज नो चॉइस हियर. दैट्स व्हाई यू नीड टू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. हाँ, नेक्स्ट, दिस इज क्लोजिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री मैंने ऑलरेडी बताया था ना. ओपनिंग एंट्री क्या था? ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज टू कैपिटल. दिस इज द ओपनिंग एंट्री. This opening entry is generally in the next year, because here you can see all the real accounts, personal accounts, because nominal accounts are transferred to trading P&L. बचा क्या था? रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स जो है वो सब एसेट्स का जनरली होता है. समझ गए? एसेट्स इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज, वो सब इधर आएगा. लाइबिलिटीज इंक्रीज और लाइबिलिटीज डिक्रीज, पर्सनल अकाउंट्स जो भी है वो सब इधर आएगा. पर्सनल अकाउंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डेबिट, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह सब इसमें आ जाएगा. ठीक है? सो रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर वाया ओपनिंग एंट्री. नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड P&L वाया क्लोजिंग एंट्री. दिस इज द डिफरेंस. अंडरस्टैंडिंग? हाँ, आई जस्ट वांट टू टच दिस कॉन्सेप्ट. ये हो गया था ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क पे ले लीजिए, ट्राई कीजिए. अगर कुछ डाउट होने से मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज.
bills of exchange. Next concept is consignment. What is this? Consignment. Any idea about consignment? Anyone? Any thoughts? Any opinions? Anyone can you can share with me? Yeah. Sir, a kind of contract. Okay. Let him complete. Nilav, come on. Sir, a type of agreement or contract between two parties Okay. about any deals between. There will be a consignor and consignee. Okay. Two parties. Consignor, consignee. Okay. Next. They will come into a mutual decision between both of them. Okay. Very good. Mutual decision. Okay. Then, so there will be a document for the consignment. Is it a document that will include all the details of the contract? Okay. Contract document. You're talking about contract document. Okay. You? Okay. Very good, Nilav. You? रेस्पॉन्स देखेंगे. वेरी गुड. ओके. ओके. 80% correct. Very good. 80% correct. Anyone else? Anyone else? Okay. I'll explain, with an example. I'll take one example. Say, for example, I am having a business in Assam. Okay? What business? I am having, say, for example, laptop business. I am selling laptops, purchasing laptops, selling laptops in Assam. Okay? Here in Assam, I made good profits, so I have surplus cash now. Okay? Now I am thinking to expand my business. Okay? I am thinking to expand my business and to set up a branch in, say, for example, Delhi. Okay? Branch where? In Delhi. So what I am doing, I can directly take my surplus cash, go to Delhi, find a place. Okay, I have to find a busy place like colleges, etc. Because where you have demand, you need to search for a place where you have demand. Yes or no? Colleges, etc. Okay, but in Delhi, I found that there is no space to take a rent on because Delhi is fully occupied. Yes or no? First hindrance here is that you don't have a space also because all the buildings are occupied. You don't have a space to let out also on rent. What you have done, you came across this person called Rama. Okay, Rama. He is having a laptop store in one of the busy area. Understanding? He is having a laptop store in the one of the busy area. Now I don't have space to let out, so what I've done, I talked with this Rama. Okay, he is already having the setup. What setup? He is having a store. He is having a sales department also. Sale manager, beautiful lady, everything. Okay, sales department is separate. Suppose if I want to set up a branch there, I have to take a space which is not available. First point. Second point, you have to buy some infrastructure. Yes or no? Infrastructure. Hire some persons. Yes.
all these, I mean, it is a tedious job to basically do that. So instead of that, what he has done, he has entered into an agreement with this Rama that I'll send some laptops from Assam, you sell on my behalf. Understanding? You sell in Delhi on my behalf. Understanding? In return, I'll pay you some commission. What is this? Commission. What will Rama get in return? What is commission? Rama is getting what? Commission in return. I am going to send some laptops, say for example 10 or 20 laptops at once. You take these laptops in your store, along with your laptops, sell my laptops also. Understanding? And then per laptop, I'm going to give you some, say, 1,000 rupees or 2,000 rupees, or some percentage on laptop price. Commission can be in rupees or in percentage. It can be in any ways. Okay? So this agreement is called consignment. Understanding? And the relationship between Rama and me is called principal agent. What is this relationship? Principal agent. Who is the principal? Who is the agent? Who is the principal? Who is the agent? Huh? Rama is the agent. Principal is me. Myself. Huh? Say for example, Dhanesh, myself. I am the principal. Rama is the agent. Understanding? सर जो 20 लैपटॉप्स मैंने जो भेजा है रामा को, वो लैपटॉप्स का ओनर कौन है? धनेश है. समझ गया? मैं हूं. He is just an agent. He is just a custodian of my laptops. Until that laptops are sold, he is just a custodian. I am the sole owner of the consigned goods. What I am telling? Consigned goods. These 20 laptops, you should call it as consigned goods. Understanding? Understanding? This is the agreement. Principal agent relationship. Rama will get commission from me, Dhanesh. Okay? But he is in Delhi. Rama is in Delhi. I am not sure whether he is going to honor the agreement. So that's why I asked Rama to deposit some amount with me. What is this? Deposit some. हो सकता है मैंने agreement enter किया था, वो बंदा 20 लैपटॉप्स आने के बाद गायब, 20 लैपटॉप्स लेके गायब. Yes or no? I'll be the person who is at loss. Yes or no? So to protect that, I am taking some security deposit. Understanding? So in this agreement, you have concepts called consignor. Who is the consignor? Dhanesh is the consignor. Understanding? Consignee. Who is the consignee? Rama. Commission. Rama will get commission. Yes or no? Commission is income to whom? Expense to whom? Income to Rama, expense to whom? Dhanesh. Very good. Commission. Fourth one is principal agent relationship. Principal agent relationship. And the fifth one is security deposit. Understanding? Security deposit. You can observe all these terms in this agreement basically. Understanding na? Any doubt here? Any doubt in this agreement? I mean in this concept, consignment. We are discussing about consignment. Consignment. Any doubt? No? Very good. Now come here. देखो ये चार्ट देखो एक बार. कंसाइनर कुछ गुड्स बेच रहे कंसाइनी को, goods consigned. Yes or no? While sending the goods, he will send the goods
he will also send one document which is called proforma invoice. What is this called? Proforma invoice. Sir, proforma invoice में क्या क्या होगा? पेज नंबर 107 में आ जाओ. Page number 107, you can see a proforma, I mean specimen of this proforma invoice. Yes? इसमें क्या क्या होगा? Sir, description of goods, quantity of goods. Example, लैपटॉप है, 20 लैपटॉप्स है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? समझ गया? कॉस्ट प्राइस कितना और मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम सेलिंग प्राइस. सोच लीजिए मैंने लैपटॉप खरीदा है 20,000 पे, आई शुड सेल मोर देन 20,000 ना, देन ओनली आई गेट प्रॉफिट. यस और नो? सो यू शुड मेंशन द मिनिमम सेलिंग प्राइस इन द प्रोफार्मा इनवॉइस. अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस? प्रोफार्मा इनवॉइस में एक मेन कंपोनेंट है मिनिमम सेलिंग प्राइस. Suppose minimum selling price is 25,000. What is this? 25,000. So these are all the components present in this proforma invoice. ठीक है? Next, कंजाइनी 20 लैपटॉप्स में 5 लैपटॉप सेल किया था. कितना लैपटॉप सेल किया? 5 लैपटॉप. रामा ने 5 लैपटॉप सेल किया था. वो मुझे एक स्टेटमेंट भेजेगा, मे बी बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, वीकली है, फोर्टनाइटली है, 10 दिन के बाद या मंथली, वो पीरियड डिटरमाइंड, आई मीन मेंशन्ड इन द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट. ओके, वो जो पीरियडिकली जो स्टेटमेंट भेजते हैं कंसाइनी टू कंसाइनर, दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल्स. व्हाट इज दिस? अकाउंट सेल्स. अकाउंट सेल्स में क्या होगा? सर, कितना स्टॉक या कितना गुड्स सेल कर दिया, कितना प्राइस में सेल कर दिया. बिकॉज इन द प्रोफार्मा इनवॉइस आई एम मेंशनिंग मिनिमम सेलिंग प्राइस 25,000. दैट कंसाइनी कैन सेल इट फॉर 30,000 ऑल्सो. यस और नो? 30 में भी बेच सकते हैं, 40 में भी बेच सकते हैं, और बकरा मिल जाएगा तो 50 में भी बेच सकते हैं. यस और नो? सो in that account sales, consignee is going to mention the price at which he has sold the goods. Sir, why? Based on that price only he will get the commission. Understanding? इतना ज्यादा बेचेगा तो उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा उसको. अंडरस्टूड? सो अकाउंट सेल्स में बेसिकली ये होगा कि कितना सेल किया था, कितना प्राइस पे सेल किया था, और एक्सपेंसेस क्या क्या इनकर हुआ है. ये भेजने से हो जाएगा क्या? एक्सपेंसेस कुछ होगा. सोच लीजिए लैपटॉप्स मैंने भेजा है, सोच लीजिए लैपटॉप्स तो छोटा आइटम है, सोच लीजिए कुछ अलमीरा बिजनेस है, तो अलमीरा इधर से ट्रक में भेजना पड़ेगा, चार्जेस होगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उधर अनलोडिंग करना पड़ेगा, वो चार्जेस सब होगा कि नहीं? वो चार्जेस कौन बेयर करेगा? कंसाइनर ही बेयर करना पड़ेगा. समझ गया? सो अकाउंट सेल्स में ये भी होगा कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. अंडरस्टैंडिंग? अकाउंट सेल्स में ये भी लिख के भेजेगा, सर आपके बिहाफ में मैंने इतना खर्चा किया था, आप मुझे रियम्बर्समेंट दे दीजिए, आप मुझे रियम्बर्स कर लो. समझ गया? ये सब रहेगा अकाउंट सेल्स में. सर अकाउंट सेल्स में क्या क्या रहेगा देख लीजिए इधर. Details of sale made by the consignee, expenses incurred on behalf of the consignor, commission earned. सर मैंने इतना सेल किया था, 5 लैपटॉप 50,000, हाँ 7,50,000 कुछ आएगा, उसके ऊपर मेरा कमीशन परसेंटेज एग्रीड है एज पर कंसाइनमेंट एग्रीमेंट 10%. सो मेरा कमीशन है सर 75,000 है. अनसोल्ड इन्वेंट्री, सर मैंने 5 लैपटॉप बेच दिया, 15 और बचा है. हाँ, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, सर मैंने पहले आपको मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना दिया था, बैलेंस ड्यू और रिमिटेड, ये सब जो भी है कैलकुलेशंस करके, सर आपसे मुझे और इतना बैलेंस आना चाहिए या मेरे से आपको और इतना बैलेंस आना चाहिए, वो बैलेंस लिख के फाइनली उसको भेज देगा. बेस्ड ऑन दिस अकाउंट सेल्स ओनली कंसाइनर विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन हिज बुक्स. अंडरस्टैंडिंग?
समझ गया ना? मैं असम में बैठने से दिल्ली में कितना सेल हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा ना? बेस्ड ऑन दिस अकाउंट सेल्स, पीरियोडिकली जो कंजाइनी कंजाइनर को भेज रहा है, बेस्ड ऑन दिस अकाउंट सेल्स, कंजाइनर इज गोइंग टू record consignment transactions in his books of accounts. Understood? This is the whole concept of consignment. जो स्टॉक बचा है वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. किसका हो जाएगा? कंजाइनर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. ये जो स्टॉक बचा है वो कंजाइनी का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. स्टॉक जो बचा है वो कंजाइनर का क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि consignor is the sole owner of the consigned goods till the goods are sold. Understood? So closing stock का valuation भी करना पड़ेगा. ठीक है? This is the whole concept of consignment. If anyone has any doubt, I'll take a pause. You can ask me. I'll clarify them. Consignment. Any doubts? Any thoughts? ये पढ़ो. Parties involved in consignment. Consignor, it is the party who sends the goods to its agent for sale of goods. ये तो आपके बुक से ही लिया था. ठीक है? Consignor में भी है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ऑल्सो. ठीक है? कंजाइनी इस केस में रिटेलर होगा. कंजाइनी, अगर मैन्युफैक्चरर कंजाइनर होने से रिटेलर कंजाइनी होगा. समझ गया? देख लीजिए ये कंजाइनर कंजाइनी, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन कंसाइनमेंट. प्रोफार्मा इनवॉइस, document issued by the consignor to its agent at the time of sending the goods. ये प्रोफार्मा इनवॉइस है. सर अकाउंट सेल्स क्या होगा? डॉक्यूमेंट विच इज पीरियडिकली सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर. समझ गए? दीज आर ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. हाँ, सेल्स और कंसाइनमेंट में डिफरेंसेस क्या है आपका बुक में दिया था, देख लीजिए. मेन पॉइंट इधर देख दीजिए. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है, उधर डेटर क्रेडिटर रिलेशन है. ठीक है? These are all the differences. Give some newspaper reading, you will understand. Huh? Commission. Now you have three types of commission. Sir, what is this commission? Ordinary commission, जो सेल्स में कैलकुलेट करेगा, जितना सेल करेगा उतना कमीशन बढ़ेगा. ठीक है? Declaratory commission, this is an important commission. Sir, what is this? दिल्ली में जो सेल्स कर रहा है, हो सकता है कैश सेल्स हो सकता है, क्रेडिट सेल्स हो सकता है. ये सुनो. और दिल्ली का जो लोकेशन है वो मुझे मालूम नहीं है. कंसाइनर इज नॉट अवेयर ऑफ द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द डेटर्स टू whom my consignee is selling the goods. Understood? क्रेडिट वर्दीनेस, ये बंदा पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो मुझे पता नहीं. सिटिंग इन असम. यस और नो? यस और नो? सो मैं क्या करूंगा, मैं डेलिक्रेटरी कमीशन बोल के कमीशन दे दूंगा कंसाइनी को. दिस इज ओवर एंड अबव दिस ऑर्डिनरी कमीशन. फॉर एग्जांपल, ऑर्डिनरी कमीशन इज 5%, डेलिक्रेटरी कमीशन इज 3%, टोटल ही विल गेट 8%. सर ये कमीशन देने से उसका रोल क्या था कंसाइनी का? ही हैज टू अज्यूम द रिस्क ऑफ बैड डेट्स. व्हाट इज दिस? Assume the risk of bad debts. He has to bear the risk of bad debts. I am not going to bear the risk of bad debts because I don't know the credit worthiness of the debtors to whom my consignee is selling. Yes? So what I am doing, I am passing the risk to consignee in the form of declaratory commission. Understanding? I am paying 3% extra. It is his headache, consignee's headache. समझ गया?
वो क्या करेगा, कमीशन दे रहे तो वो भी कुछ रिस्क, बैड डेट कुछ हुआ है तो वो बेयर करेगा, मैं बेयर नहीं करूंगा, वो पैसा भी वो मैं उससे कलेक्ट करूंगा कंसाइनी से। समझ गया, समझ गया। दिस इज कॉल्ड डेल क्रेडिटरी कमीशन, commission payable for taking the risk associated with credit sales, namely risk of bad debts, collection, responsibility, etc. Okay. Now the last one is overriding commission, extra commission which is paid over and above the ordinary commission. It is referred to special commission. It is paid when the consignee manages to sell the goods above a predetermined selling price or exceeds the sales target. मैंने कुछ टारगेट दे दिया कंसाइनी को, समझ गया, इस साल में तुमने 100 लैपटॉप सेल करना है, समझ गया, मैंने 5 बार भेजा है 20 वो सेल कर दिया 100 पूरा, वो 100 सेल्स टारगेट अचीव कर दिया ना, तो मैं कुछ एडिशनल कमीशन दे दूंगा उसको, ओवर राइडिंग कमीशन। इट इज सम सॉर्ट ऑफ बोनस यू पे टू द कंसाइनी, ओके, टू अट्रैक्ट हिम, I mean to motivate him to make more sales. Okay, this is all the different types of commissions. These and all these losses we will see later on. Okay, what is normal loss, what is abnormal loss, anyone? No. Normal loss, abnormal loss. Can anyone give any example or can anyone share any thoughts about this? Okay. Natural calamities. Okay. Anyone from online? Normal loss, abnormal loss. Normal, abnormal. No one? Okay, let me give the example. Normal loss is basically which is not in your control. It happens generally. समझ गया? It happens generally. Say for example, मैंने इधर 1000 लीटर्स का पेट्रोल एक टैंक में भेज दिया दिल्ली। कितना? 1000 लीटर्स। दिल्ली में रामा जब ले रहा है, पेट्रोल ले रहा है, सोच लीजिए पेट्रोल बंक है उसका, रामा का पेट्रोल बंक है, मेरा इधर पेट्रोल बंक है, मैं 1000 लीटर्स कंसाइन किया है, तो इधर 1000 लीटर्स है, लेकिन उधर अनलोड करने के समय 980 ही लीटर्स ही आया था, 2 लीटर एवापोरेट हो गया। क्या हो गया? एवापोरेट हो गया। मई है, समर सीजन, एवापोरेट होगा ना। This is not in my control. This is called normal loss. This is normal, not this is usual, this is casual. समझ गया? This is natural. I'm telling natural. समझ गया? This is called normal loss. ठीक है? Same example. मैंने इधर 1000 लीटर्स लोड किया था, ड्राइवर ने क्या किया था, बीच में, ड्राइवर में जाने के समय बीच में उसके घर में रोक दिया, 2 लीटर अनलोड कर दिया, उसका बाइक में डाल दिया या कार में डाल दिया, बाकी लेके गया। समझ गया? 2 नहीं 100 ले लो, एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा रहेगा। 100 लीटर्स क्या किया था, गाड़ी में डाल दिया, खुद का गाड़ी में। समझ गया ना? ड्राइवर क्या किया था, 100 लीटर्स डाल दिया और बाकी 900 लीटर्स लेके गया। This 100 liters which is in my control, this is called theft na. Theft is in my control. I can avoid the theft because I can send some cleaner also along with him. मैं क्लीनर को भी भेज दूंगा तो वो थेफ्ट करने का चांस ही नहीं है, ऐसा नो। और मैं कुछ मेरा एम्प्लॉय को भेज दूंगा उसके साथ, तो थेफ्ट करने की जरूरत। दिस इज इन माय कंट्रोल, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। समझ गया? which you can control, it is called abnormal loss, but loss is still incurring, you are incurring the loss which is in your control, you are still incurring the loss, this is called abnormal loss. Which is not in your control, that is normal loss. Understanding?
Sir, why this? Why do you need this difference? I am telling this. Normal loss is bared by the good units. Bared by what? Good units. Say for example, मेरा 1000 लीटर्स भेजा है, लेटर 90 रुपीज है, टोटल 90,000. yes or no? yes or no? नॉर्मल लॉस हुआ 20 लीटर्स, सो 980 लीटर्स हो गया. समझ गया? 980 लीटर्स हो गया, 90,000 प्राइस है. पर यूनिट कितना होगा? 90,000 डिवाइड बाय 980. बोलो कितना है? 90,000 डिवाइड बाय 980 कितना है? बोलो मुझे. 91.83. सर पहले कॉस्ट है 90, अभी हो गया 91.83. इसका मतलब क्या था? सर एवापोरेट हो गया, मैंने इतना खर्चा किया 90,000, तो मैं ये 980 लीटर्स बेचने से मुझे मिनिमम 90,000 आना चाहिए ना. यस और नो? सो इनडायरेक्टली क्या हो गया? वो जो 20 लीटर्स का जो लॉस है वो गुड यूनिट जो है वो बेयर कर रहा है. समझ गया? समझ गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो बेयर करेगा क्या? नो. तो मेरा थेफ्ट हो गया, मैं 100 लीटर्स का भी मैं प्राइस बढ़ा के बेच दूंगा, नहीं, कोई सेल नहीं, कोई खरीदेगा नहीं. समझ गया? दिस नेचुरल और नॉर्मल लॉस इज कॉमन टू एवरी सेलर. यस और नो? दिस इज कॉमन टू एवरी सेलर, सो दिस इज एक्सेप्टेबल. Loss, normal loss bared by good units is acceptable, but abnormal loss bared by good units is not acceptable. Understanding? This is the reason why you have to differentiate normal loss and abnormal loss. क्या छोड़ दूं क्या? 7:30 तक लेने के लिए सोचा मैंने आज. हाँ, छोड़ दूं क्या? ओके, ज्यादा हो गया. ठीक है, ठीक है, ठीक है.